हरियाणा में कितने कृषि जलवायु हैं? दो कृषि जलवायु हैं। इसमें विभाजित किया गया है हरियाणा को, और दो हेडक्वार्टर हैं इनके। एक तो करनाल में और दूसरा है बावल में, जो रेवाड़ी में है। कृषि जलवायु के आधार पर हरियाणा को दो भागों में बांटा है, और कृषि के आधार पर हरियाणा के तीन भाग हैं। और पश्चिम क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, एग्रोक्लाइमेटिक जोनल रिसर्च स्टेशन ऑफ वेस्टर्न जोन, ये हिसार में है। देखो, दो कृषि जलवायु क्षेत्र है और उनके हेडक्वार्टर हैं, एक तो करनाल में, दूसरा बावल में। और पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हिसार में है। जो रबी की फसलें होती हैं, इसको आषाढ़ी की फसल भी बोलते हैं, जो सर्दियों में उगाई जाती है। अक्टूबर नवंबर में तो ये बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। इसमें ये इंपॉर्टेंट फसलें हैं: गेहूं, सरसों, कपास, जौ, चना और तिलहन। और खरीफ को सावनी फसल भी बोलते हैं, क्योंकि गर्मियों में ये बोई जाती है, उस टाइम बारिश होती है। जुलाई की शुरुआत में बोई जाती है और सितंबर में काटी जाती है, सर्दी आने से पहले। इनमें आती है मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, गन्ना और मूंग। सभी को राम राम। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कंप्लीट हरियाणा जीके को फटाफट कवर करेंगे। ये आपके सीईटी, एचटेट और एचसीएस यानी हरियाणा का जो भी एग्जाम है, उससे रिलेटेड हरियाणा जीके को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगी। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन की पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा के सभी पॉइंट्स कवर हैं इसमें। ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हो, इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हरियाणा का 80% एरिया कृषि के अंतर्गत आता है, और हरियाणा में सबसे ज्यादा कपास की खेती सिरसा में होती है। सबसे अधिक सरसों, जिसे मस्टर्ड भी बोलते हैं, इसकी खेती महेंद्रगढ़ में होती है। ट्रिक है MM, मस्टर्ड, महेंद्रगढ़। सबसे अधिक फल और सब्जी सिरसा में होती है, साथ ही कपास भी। और सबसे ज्यादा खुम्बी सोनीपत में होती है। खुम्बी को इंग्लिश में मशरूम भी बोलते हैं। और सबसे कम फल और सब्जी महेंद्रगढ़ में होती है, सबसे ज्यादा सिरसा में। जैसे मान लो ये हरियाणा है, इस तरफ सिरसा, एक इस कोने में और एक इस कोने में। सबसे ज्यादा सिरसा, सबसे कम महेंद्रगढ़, इधर महेंद्रगढ़ आता है। फल और सब्जी खेती और झींगा पालन में भी सिरसा पहले नंबर पर है। तो सिरसा किस किस में पहले नंबर पर है? झींगा पालन में, फल सब्जी में और कपास में। फल सब्जी में सबसे कम महेंद्रगढ़ है, पर सरसों सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ उगाता है। धान का कटोरा करनाल को कहते हैं, काफी धान उगाई जाती है यहाँ पर। फूलों में हरियाणा में सबसे ज्यादा फूल ग्लेडियोलस फूल के उगाए जाते हैं। फल में सबसे ज्यादा हरियाणा में आम, और मसालों में हल्दी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और सब्जियों में सबसे ज्यादा उत्पादन हरियाणा में आलू का होता है। हरियाणा में जो कुल कृषि क्षेत्र है, कुल क्षेत्रफल का तो 80% आता है कृषि एरिया में, और इसमें से 60% भाग पर सिंचाई उपलब्ध है। और इस 60% में से 48.31% नहर के थ्रू सिंचाई उपलब्ध है। 50% पर नलकूप के थ्रू। बाकी जो और रिसोर्सेज हैं उनसे 1.69%। पहला अनाज बैंक हरियाणा में पानीपत में बना है। कृषि विभाग का बना था 1969 में। कृषि के साथ ही हरियाणा में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भी बना था, 1969 में ये दोनों बने थे। अब कृषि का बना था तो भूमि का सुधार भी करना जरूरी है ना, तो उसके बाद भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड 1974 में। अब भूमि का विकास हो गया तो अब बीज देने पड़ेंगे, बीज का प्रमाणीकरण करना पड़ेगा, तो बीज प्रमाणीकरण संस्थान 1976 में, भूमि सुधार के 2 साल बाद। अब आ जाता है इंडो डच प्रोजेक्ट, 1994 में बना था ये, भूमि के सुधार के लिए क्षारीय व लवणीय भूमि उपजा हेतु। हरियाणा में पशुधन विकास बोर्ड 2000 में बना था। अब पशुधन के विकास बोर्ड बना तब इनका ध्यान आया कि भाई जो पशुधन है, मुर्रा, भैंस और जो दूसरे दुधारू पशु हैं, उनके लिए इन्होंने अधिनियम बनाया, मुर्रा, भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल अधिनियम 2001 में, अपने बनने के 1 साल बाद ही। अब दूध भी आ गया। अब क्या करना है? खाने की सुरक्षा करनी है, खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में। खाने का सुरक्षा मिशन भी हो गया, पशुधन का विकास भी हो गया। पर पशुधन बांझ ना हो और बच्चे पैदा करें, तो इसके लिए बांझ मुक्त पशुधन योजना 2009-10 में आई थी। अब ये सारा काम हो गया। अब महिला डेयरी परियोजना, दूध बेचेगा कौन, उसके लिए डेयरी परियोजना बनाई
महिलाओं के सशक्त करने के लिए इसका यूज किया। तो महिला डेयरी परियोजना 2010 में आई, महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए। अब 2014 में बीजेपी की सरकार आई। गाय को काफी मानते हैं, वैसे तो सभी मानते हैं, पर याद करने के लिए बता रहा हूं। बीजेपी की आई तो इन्होंने 2015 में गोवंश संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम लाया। इसमें गौ हत्या पर 10 साल की सजा, कारावास या 1 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 2015 में यह अधिनियम आया था, लागू करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो लागू हुआ था 19 नवंबर 2016 से। इसी टाइम पे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन आया 2015 में, इसके थ्रू मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जाने लगे। अब फसल की बीमा के लिए भी योजना लाए 2016 में। उसी टाइम पशु बीमा योजना भी लाए 2016 में। फसल की बीमा, पशु की बीमा एक साथ 2016 में। अब जो पशु बीमा है, इसमें जो बड़े पशु हैं जैसे गाय, भैंस, घोड़े, गधे, ऊंट, जो बड़े जानवर हैं, उनके लिए बीमा की राशि हुई 100 रुपए, जो प्रीमियम देना पड़ता है इंश्योरेंस के लिए। और छोटे पशु में भेड़, बकरी, सुअर, इस टाइप के, उनके लिए बीमा का प्रीमियम है 25 रुपए। इसके थ्रू जो भी पशु हैं उनको 12 अंकों का यूनिक आईडी दिया जाता है। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, वैसे इनके लिए यूआईडी 12 अंकों की होती है पशुओं के लिए। भावांतर भरपाई योजना आई 2018 में। वे किसान अपनी फसल तो बेच देते हैं, उनको ऐसा ना लगे कि वे घाटे में बेच रहे हैं, तो उस टाइम उनको मंडी में जो कीमत लग रही है तो वे उसमें बेच दें, ताकि उनकी जो फसल है वो अच्छी कीमत के इंतजार में खराब ना हो। अब जितने रुपए में किसानों ने बेच दी और जो एमएसपी है उसके बीच के जो रुपए हैं वो सरकार भरेगी। अब ये काफी इंपॉर्टेंट अकाल है। 90 अकाल आया था हरियाणा में 1833-34 में, काफी बुरा अकाल था, भूखमरी काफी फैली थी। राष्ट्रीय दूध उत्पादन में हरियाणा का योगदान कितना है? 5.19%। और वार्षिक दूध उत्पादन कितना होता है? 119.65 लाख टन। और प्रति व्यक्ति की बात करें तो वार्षिक दूध उत्पादन में प्रति व्यक्ति 1098 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलता है, 1098 ग्राम। 2022-23 की रिपोर्ट है और उसके अकॉर्डिंग भारत में हरियाणा का तीसरा स्थान है। बाकी करंट अफेयर का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें डिटेल में बताया है इसके बारे में, वो लेक्चर भी देख लेना। अपलोड नहीं हुआ है तो अपलोड हो जाएगा जल्दी। डॉक्टर जसबीर ने मृदा को 6 भागों में बांटा था। अब इसमें जो अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी है, इसको हल्की मृदा भी कहते हैं और इसी को रसौली कहा जाता है। गिरिपादी मृदा को कालका और नारायणगढ़ में घर कहते हैं और जगाधरी में इसको कंदी कहते हैं, कंदी मृदा। लवणीय मृदा को सेम या लोनी भी कहते हैं और इसके अलावा स्थानीय भाषा में इसको राकर, बरा, बरी कहते हैं। सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला जिला, लवणीय भूमि वाला जिला देखा होगा ना, जहां पे ऊपर पानी की काफी ऊपर लेवल होता है और कुछ टाइम तक सूखी रहती है तो सफेद सफेद रंग का जमा हो जाता है, जैसे नमक जमा हो गया हो। सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला जिला रोहतक है। हरियाणा में सबसे अधिक मृदा मिलती है जलोढ़ मृदा। देखो, जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा मिलती है हरियाणा में। जलोढ़ मृदा में और भी पार्ट होते हैं अंदर, जैसे पुरानी जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा। जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसको खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा उसको बांगर कहते हैं। खादर ज्यादा उपजाऊ रहती है। जैसे देखो, नदी आती है तो अपने साथ मिट्टी भी लाती है, जमा करती है साइड में, तो जो नई मिट्टी जमा होती है उसको खादर बोल देते हैं। और जैसे जब ये पुरानी हो जाती है तो इसको बांगर बोल देते हैं। इजी टर्म में समझा रहा हूं। जलोढ़ मृदा एक बहुत बड़ा टर्म है, काफी मिट्टी जलोढ़ मृदा रहती है, उसके अंदर फिर काफी अलग पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। खादर, बांगर। जो नई जलोढ़ मृदा है उसको खादर बोलते हैं, पुरानी को बांगर। इसमें भी पीले भूरे रंग की जो उपजाऊ मृदा है वो सबसे ज्यादा हरियाणा में पाई जाती है। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन में उस टाइम जलोढ़ मृदा नहीं रहेगा, या फिर जलोढ़ रहे तो उसके अंदर पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा, ये सही आंसर होगा। यमुनानगर में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है, पर लाल मिट्टी पाई जाती है सिरसा में। याद रखना है, लाल चेस्टनट मृदा यमुनानगर में और सिरसा में लाल मिट्टी। भारी मृदा रहती है उसको डाकर मृदा भी कहते हैं, थानेसर में पाई जाती है ये। और पहाड़ी क्षेत्र में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। और इसमें भी जो लेटराइट मृदा है उसको डिवाइड कर ले तो लेटराइट मृदा
वो पाई जाती है शिवालिक और मोरनी पहाड़ी में। कहां पर है ये? पंचकुला में। हरियाणा का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहां पर अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा पाई जाती है। इसको ही रोसली कहते हैं, हल्की मृदा। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में दोमट मृदा पाई जाती है, जो बीच का एरिया है ना, वहां पर दोमट मृदा। और जो चिकनी मिट्टी रहती है इसमें सबसे ज्यादा जल धारण की क्षमता होती है। क्वेश्चन आया था कि जल धारण की क्षमता किसमें सबसे ज्यादा है, तो आंसर था चिकनी मिट्टी। और हरियाणा में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। हरियाणा की भूमि कैसी है? चपटी और सूखी। और जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है हरियाणा का, वहां पर नमकीन और क्षारीय मृदा पाई जाती है। घग्गर नदी का जो बाढ़ के मैदान है उसको नल्ली या बेट कहा जाता है। फिर जैसे यमुना नदी है, ये बाढ़ तट क्षेत्र का निर्माण करती है। इसके आसपास के जो एरिया है वहां पर काफी पानी रहता है। तो इस एरिया को दो भागों में बांटा गया है। जो नीचे का एरिया है उसको खादर कहते हैं, और जो ऊंचाई वाले हिस्से पर पाई जाती है मिट्टी उसको बांगर कहते हैं। क्योंकि देखो नदी कहां से आ रही है? यमुनानगर से। तो ऊपर की तरफ से, नॉर्थ की तरफ से साउथ की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ ज्यादा मिट्टी जमा होगी नहीं। तो यहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है? खादर। और ऊपर की तरफ जो मिट्टी जमा होती है काफी कम जमा होती है, और जो पहले की रहती है वही ज्यादा रहती है, तो वहां पर पुरानी जलोढ़ मृदा यानी बांगर। नवीन जलोढ़ को खादर, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। और खादर मिट्टी जहां पे नई मिट्टी आई है वही अधिक उपजाऊ रहेगी, तो खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। हरियाणा में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। उसमें भी पीले भूरे रंग की मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी जो है, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। और ये कहां पर पाई जाती है? घग्गर नदी से यमुना नदी के मध्य। मैदानी भाग है वहां पर ज्यादातर पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। सबसे बड़ा भाग भी हरियाणा कौन सा है? मैदानी भाग। और हरियाणा का अधिकतम भाग किस मृदा प्राधान्य का है? तो रेतीली दोमट मिट्टी। और मैदानी भूमि रेत, मैदान की भूमि पर जो रेत है, मिट्टी, गाद, कठोर कलकरिया बजरी से जो बना है, इसे स्थानीय रूप में कंकर्स के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की सबसे मुख्य मृदा समस्या है मृदा अपरदन। रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। और इसका कारण है जल और वायु, क्योंकि इन्हीं दोनों से मृदा का कटाव रहता है। अगर वो वहां की उपजाऊ मिट्टी पानी से कट के कहीं और चली गई या फिर हवा की वजह से, तो काफी नुकसान पहुंचता है। यही मृदा अपरदन कहते हैं इसको। हरियाणा का सबसे बड़ा भाग मैदानी भाग है, दूसरा सबसे बड़ा भाग मरुस्थलीय, और तीसरा अरावली। जलोढ़ पंखों का निर्माण जो ग्रीपादीय मैदान है उसके दक्षिणी भाग में होता है। देखो जैसे हरियाणा है, ये इतना बढ़िया तो मेरा डिजाइन नहीं है, पर ऊपर ऊपर का एरिया यहां पर ग्रीपादीय मृदा पाई जाती है, तो उसके दक्षिण में जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है। लवणता और क्षारीयता से जो ग्रस्त मृदा है उनको स्थानीय भाषा में कल्लर या फिर रेह कहा जाता है। जहां की भूमि शुष्क है, शुष्क भूमि में कृषि के लिए हल्की मृदा सबसे अच्छी समझी जाती है, और अत्यंत हल्की मृदा में चूने के अंश की अधिकता होती है। अब जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। क्यों? क्योंकि ये समुद्र से दूर है, इस कारण इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। इसे आर्द्र और अर्ध मरुस्थलीय जलवायु भी कहते हैं। और डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु को दो भागों में बांटा था, एक तो आर्द्र उपोष्ण जलवायु और उपोष्ण स्टेपी जलवायु। अब हरियाणा की अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी हिस्सेदारी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रमुख फसलों में हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार होती है, और भारत में यह चौथे नंबर पर है। और राष्ट्रीय विकास की तुलना में यानी जीडीपी, इसकी तुलना में हरियाणा की तीव्र वृद्धि का अर्थ है कि जो भारत की जो जीडीपी है उसमें हरियाणा की जीएसडीपी यानी हरियाणा की जीडीपी मानी जाती है। भारत की जीडीपी में हरियाणा की जीएसडीपी की हिस्सेदारी 2014-15 में 3.5% थी, जो 2023-24 में 3.7% रहने का अनुमान है। और 2023-24 में हरियाणा के जीएसडीपी में 8% वृद्धि का अनुमान है। और इसी टाइम पर भारत की जीडीपी में 7.3% वृद्धि का अनुमान है। हरियाणा में पहली कृषि संगणना वर्ष
1970-71 में हुई थी कृषि संगणना। 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर कुल सकल राज्य मूल्य वृद्धि यानी जीएसडीपी में कितना योगदान है? प्राइमरी सेक्टर का 18.1%, 18.1, द्वितीय सेक्टर का यानी सेकेंडरी सेक्टर का 29.3%, 29.3, तृतीय सेक्टर का यानी टर्सरी सेक्टर की हिस्सेदारी 52.6% अनुमानित है। देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर तो होता है जहां पे स्टार्टिंग में काम होता है, जैसे किसान अपनी खेती करते हैं, कृषि, वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। इजी तरीके से समझा रहा हूं। सेकेंडरी में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है, गेहूं से कुछ बनाया, जैसे मान लो ब्रेड बना दी, तो वो सेकेंडरी में आता है। और टर्सरी में जो सेवा क्षेत्र है वो आता है, जैसे कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे जॉब कर रहा है, तो वो टर्सरी में आता है। या फिर ये जो सेकेंडरी सामान बेचने के लिए जिसने काम किया, इजी तरीके से समझाता हूं तो सेकेंडरी में जो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी उसको बेचने के लिए जिसने काम किया, जैसे दुकानों पर सामान लेके जाना, दुकान वाले जो बेच रहे हैं, वो सारा टर्सरी में आता है, क्योंकि वो सेवा दे रहे हैं एक टाइप से। तो हमारे यहां सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? टर्सरी सेक्टर की है। उसके बाद सेकेंडरी की है 29.3, प्राइमरी की सबसे कम है 18.1। हरियाणा के जीएसडीपी में इनका योगदान किसमें? वर्तमान मूल्यों पर जो ये इनकी हिस्सेदारी है, इसमें कितनी वृद्धि होने का अनुमान है? प्राइमरी में, प्राथमिक में तो है 8.6% वृद्धि का, द्वितीय में 6.3% वृद्धि का अनुमान है, और तृतीय में 43.8% वृद्धि होने का अनुमान है। हरियाणा में जो जीएसडीपी यानी सकल राज्य मूल्यवर्धन, इसमें स्थिर कीमतें कौन सी मानते हैं हम? 2011-12। इस कीमतों पर वृद्धि करके हम जीएसडीपी कैलकुलेट करते हैं, स्थिर कीमतों पर। क्वेश्चन आ सकता है जीएसडीपी में स्थिर कीमतें कहां से लेते हैं? 2011-12 के जो साल था वहां से। अब देख लो, मेगा फूड पार्क 4 है, एक साहा में जो अंबाला में है, नरवाना जींद में, डबवाली सिरसा और राई सोनीपत। महत्वपूर्ण फूड पार्क है ये। हरियाणा में जो उत्कृष्टता केंद्र है वो देख लेते हैं। राजकीय बाग एवं नर्सरी, ये अंबाला के नवीपुर में है। उपोषण कटिबंधीय फलों का केंद्र कुरुक्षेत्र के लाडवा में। इसके अलावा बागवानी एकीकृत मधुमक्खी पालन, सिंपल याद रख लो, मधुमक्खी पालन कुरुक्षेत्र में, जड़ूनी चट्टान में। अमरूद प्रदर्शनी केंद्र फतेहाबाद में है ये। और राजकीय उद्यान नर्सरी, ये भी फतेहाबाद में, फतेहाबाद के बूना में, दोनों। फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र सिरसा में है, मंगियाना में। पराजय सब्जी का करनाल में है, घरोंडा में, करनाल के। इसके अलावा सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी उगाई जाती है हरियाणा में? आलू। तो आलू भी यहीं पर ही, जहां पर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र करनाल के सामगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी सोनीपत के गन्नौर में है। जिला उद्यान केंद्र गुरुग्राम में। पलवल में है एकीकृत बागवानी विकास केंद्र, पलवल के होडल में। और इसके अलावा कहां पर है एकीकृत बागवानी विकास केंद्र? महेंद्रगढ़ के सुंदरह में। राजकीय बाग एवं नर्सरी हिसार के बरवाला में है। और अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र, ये भिवानी के गिगनाव गांव में है। देखो, इंपॉर्टेंट तो ये सारे ही है, अपने बार बार पढ़ना, याद करना। बाकी इनमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। करनाल के ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मधुमक्खी वाला इंपॉर्टेंट है, अमरूद वाला, फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही सोनीपत का फल और सब्जी मंडी अंतर्राष्ट्रीय, ये, और जिला उद्यान केंद्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार याद कर लेना। बाकी याद तो सारे ही करना है। इस पीडीएफ के एक एक पॉइंट याद करने हैं आपको, बार बार पढ़ना, अपने आप याद हो जाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है, एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीईटी हो, एचटेट या फिर एचसीएस, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की पीडीएफ 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के
मंथली करंट अफेयर मिलेंगे जब तक आपका CT 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है। इसकी PDF सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये PDF। इस PDF का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये। और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू UPI कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर PDF सेंड कर देंगे। और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।